नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। राज्य सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवान के निकटतम आश्रितों को 50 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में 43.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी आज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के 6 जिलों में महिलाओं के लिए पिंक बस का परिचालन शुरू। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखलाएंगे। रक्षा मंत्री ने गुजरात के भुज में वायुसेना अड्डे पर सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया ने भारत की वायु रक्षा प्रणालियों की ताकत और सटीकता को देख लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी वायुसेना पाकिस्तान के हर कोने में पहुंचने में सक्षम है और ऑपरेशन सिंदूर से ये साबित भी हो चुका है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। एक और बात मैं यहाँ साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया है और भारत की सैन्य शक्ति तथा तैयारियों को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई ने देश विदेश में सभी भारतीयों को गौरवान्वित किया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो प्रभावी भूमिका निभाई है उसकी सराहना इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही है। आपके इस ऑपरेशन में न केवल दुश्मनों को डोमिनेट किया है आपने, बल्कि उन्हें डेसिमेट करने में भी कामयाबी हासिल की है। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को नेतृत्व हमारी एयरफोर्स ने किया और हमारी एयरफोर्स एक ऐसी स्काई फोर्स है जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को भी छू लिया है। देश भर के 125 से अधिक शीर्ष व्यवसायियों ने यात्रा और पर्यटन सहित तुर्की तथा अजरबैजान के साथ विभिन्न व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों के सभी रूपों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। यह निर्णय आज नई दिल्ली में ऑल इंडिया ट्रेडर्स संघ CAIT द्वारा बुलाए गए एक राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया गया। ऑल इंडिया ट्रेडर्स संघ ने एक बयान में कहा है कि ये प्रस्ताव तुर्की और अजरबैजान द्वारा हाल ही में पाकिस्तान के उन हमलों को समर्थन देने के खिलाफ आया है जिनमें भारत एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर खतरे का सामना कर रहा है। इस बीच कई प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए तुर्की संस्थानों के साथ अपने शैक्षणिक समझौते को रद्द कर दिया है। एक रिपोर्ट। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया ने तुर्की की सरकार से संबद्ध संस्थानों के साथ सभी समझौतों को तत्काल रद्द करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में विश्वविद्यालय ने बताया कि वह देश के साथ मजबूती से खड़ा है। हैदराबाद में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय ने भी हाल की घटनाओं के बाद तुर्की में यूनुस एमरे संस्थान के साथ अपने अकादमिक समझौते को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। ये निर्णय पाकिस्तान के प्रति तुर्की द्वारा प्रबल समर्थन किए जाने तथा आतंकी ठिकानों पर भारत के हाल की कार्रवाई की आलोचना के परिणाम स्वरूप आए हैं। प्रमुख रणनीतिक और रक्षा मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ तुर्की के गठबंधन के कारण भारत में इसके उत्पादों और पर्यटन के बहिष्कार की भी मांग उठने लगी है। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र देश के जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान के रूप में आकाशवाणी समाचार ने विशेष श्रृंखला शुरू की है। आज हम परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे को स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के निवासी कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया और उन्हें 1st बटालियन 11वीं गोरखा राइफल्स में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया। कैप्टन पांडे ने ऑपरेशन विजय के दौरान हमेशा आगे बढ़कर अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और जुबर टॉप जैसी कई चोटियों पर दोबारा कब्जा किया। उनके शब्द, अगर मेरे खून का सबूत देने से पहले मौत आती है तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं मौत को मार डालूंगा। उनके अटूट दृढ़ संकल्प और साहस की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति थी। 2 और 3 जुलाई 1999 की रात को खालूवार की ओर बढ़ने के दौरान जब उनकी पलटन अपने अंतिम लक्ष्य के करीब पहुंची तो इसको आसपास की ऊंचाइयों से भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। कैप्टन पांडे ने निडरता से दुश्मन के ठिकाने पर हमला किया और अपनी गंभीर चोटों का परवाह किए बिना उन्होंने अपने जवानों को प्रेरित करते हुए हमले का नेतृत्व करना जारी रखा। कैप्टन पांडे के इस अनोखे साहसिक कार्य के परिणाम स्वरूप अंततः खालूवार पर कब्जा कर लिया गया। हालांकि वह अपनी चोटों के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने दुश्मन के सामने बहादुरी, अदम्य साहस, अनुकरणीय वीरता, उत्कृष्ट नेतृत्व और असाधारण उच्च कोटि की कर्तव्य निष्ठा दिखाई और सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें सलाम करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्य सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवान के निकटतम आश्रितों को 50 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि बैठक में कुल 69 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। मंत्रिपरिषद ने 69 एजेंडे पे निर्णय लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र सेना और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में 50 लाख रुपए अब दिए जाएंगे। इसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व के मद्देनजर गया शहर का नाम को अब गया जी के नाम से अब जाना जाएगा। चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी की अध्यक्षता में आज पटना में हुई बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल, राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी कुंदन कृष्णन, पुलिस महानिरीक्षक और जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। चुनाव आयुक्त ने आदर्श आचार संहिता के अनुपालन, मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विस्तृत विचार विमर्श किया। निर्वाचन आयुक्त कल मोतिहारी में फर्स्ट लेवल चेकिंग का निरीक्षण करेंगे और बेतिया में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। रविवार को वे एसएसबी वाल्मीकि नगर में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में संस्कृत के विद्वान स्वामी रामभद्राचार्य को वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। स्वामी रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू कवि तथा गीतकार गुलजार को 2023 के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने दोनों साहित्यकारों को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने संसद में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दरभंगा यात्रा को राजनीति से प्रेरित बताया। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में आरोप लगाया कि आरक्षण विरोधी कांग्रेस पार्टी जाति आधारित जनगणना का श्रेय लेने के लिए परेशान है। राहुल गांधी व्याकुल भारत है। गांधी फैमिली ने जवाहरलाल से लेकर के राजीव गांधी तक गरीब विरोधी रहे, आरक्षण विरोधी रहे, जिसका काका कालेलकर से लेकर के मंडल आयोग तक को इन लोगों ने जो दुर्गति की। जब ये पावर में थे राजकुमार तब क्या किया, और जिस धरती पर बिहार पर जाके झूठ बोल रहे हैं नीतीश कुमार ने पहले ही वहां कर दिया। क्या जातिगत जनगणना कर रहे हो? मोदी ने देश में किया और नीतीश कुमार ने राज्य में किया। राजधानी पटना सहित प्रदेश के 6 जिलों में महिलाओं को समर्पित पिंक बस सेवा आज से शुरू हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और परिवहन मंत्री शीला मंडल ने पटना स्थित एक अणे मार्ग से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले चरण में 20 बसों का परिचालन शुरू किया गया है। इनमें से 8 बसों का परिचालन
पटना में 4 का मुजफ्फरपुर में और 2 बसों का परिचालन भागलपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया में नगर बस सेवा के तहत किया जाएगा। इस अवसर पर परिवहन मंत्री ने बताया कि पिंक बसों के परिचालन से महिलाओं को यात्रा में काफी आसानी होगी। यहाँ पे पिंक बस की शुरुआत की गई है। इसके बस की शुरुआत होने से जो महिलाओं के लिए एक ऐसा बस हो गया जिसमें कोई तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आसानी से वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है। और महिला रहेगी, आने वाले दिनों में उसमें महिला ड्राइवर भी होगी, महिला कंडक्टर भी होगी। अभी उस सब का हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो जल्दी वो भी हो जाएगा। तो लोगों को जो देखिए उसमें है चार्जिंग पॉइंट का भी व्यवस्था है, पैनिक बटन है और ये सब जो सुविधा होता है, प्राथमिक सुविधा सारा हम लोगों ने उसमें दिया है ताकि महिलाओं को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मधेपुरा सदर अस्पताल परिसर में 34 करोड़ 47 लाख की लागत से बने मॉडल अस्पताल भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उदा किशुनगंज में 5 करोड़ 75 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव और सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत भी मौजूद थे। श्री पांडेय ने कहा कि सदर अस्पताल में 15 जून से मरीजों को सभी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। इधर स्वास्थ्य मंत्री ने अररिया जिला में 11 करोड़ 56 लाख की लागत से 27 प्री फेब स्वास्थ्य उपकेंद्र व हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और 1 करोड़ 65 लाख की लागत से ड्रग वेयरहाउस की आधारशिला रखी। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ जाने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज रोहतास जिले का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं गया का अधिकतम तापमान 42.7 और विक्रमगंज का 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मानसून पूर्व की गतिविधियों के कारण अगले कुछ दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। दिनांक 17 मई 2025 को राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग और पटना जिले में गर्म और आर्द्र दिन रहने की संभावना है। राज्य के पश्चिम एवं उत्तर पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। बोधगया के स्लीपिंग बुद्धा टेम्पल से एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो पिछले 15 दिनों से बौद्ध भिक्षु के रूप में रह रहा था। गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक की पहचान पवन कांति बरुआ के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश के इमामी जिला के जुनूमा छड़ा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि वो अवैध दस्तावेज की मदद से 1 महीने पहले भारत में घुसा था। पुलिस ने गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक को जेल भेज दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। राज्य सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवान के निकटतम आश्रितों को 50 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में 43.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी आज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के 6 जिलों में महिलाओं के लिए पिंक बस का परिचालन शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।